So now we will take the next topic, that is parallel plate capacitor. ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि parallel plate capacitor क्या होता है। तो parallel plate capacitor जो होता है वो वही पहले दो जो कंडक्टर्स थे एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड थे, वहां दोनों कंडक्टर्स जो हैं यदि वो पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन दिस केस बोथ द कंडक्टर्स आर पैरेलल प्लेट्स एंड हैविंग एन इंसुलेटिंग मीडियम इन बिटवीन। ठीक है, दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, वो एयर भी हो सकता है और वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, यानी कोई मटेरियल भी हो सकता है जो इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका ये कंडक्टिंग मटेरियल है, दिस एंड दिस आर बोथ कंडक्टिंग मटेरियल्स, दैट इज कोई मेटल वगैरह हो सकता है। उसका प्लेट एरिया कैपिटल ए है, दोनों प्लेट्स का कैपिटल एरिया, जो प्लेट एरिया है दोनों प्लेट्स का वो कैपिटल ए है, इट्स सेम फॉर बोथ। एंड इसके ऊपर Q प्लस Q चार्ज दिया हुआ है और इसका प्लेट एरिया ए है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा होगी, यानी कि प्लस Q बाई ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा यानी कि माइनस Q बाई ए हो जाएगी। नाउ सिचुएशन क्या होगी, व्हेन दिस इज चार्ज्ड विद सम चार्ज, यानी कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में हम कोई बैटरी लगाएंगे और उसको लगाने के बाद हमको जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक एंड पे स्टार्ट होगा, तो इसको नेगेटिव कर देगा इस प्लेट को, एंड दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर सम टाइम। अब कुछ देर बाद ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, उसके बाद बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो ये चार्ज इसके ऊपर रह जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ठहर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। नाउ पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मान लेते हैं कि ये हमारा रीजन 3, ये रीजन 1 है, यानी कि इस साइड वाला, प्लेट्स के इस साइड वाला, और इस प्लेट के इस साइड वाला रीजन 2 है और बीच वाला रीजन 3 है। ठीक है, प्लेट के बीच का जो गैप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसको अपन डी बोल रहे हैं, स्मॉल डी। तो इस कंडीशन में अपन रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू बोथ दीज प्लेट्स, क्योंकि दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, दोनों प्लेट्स जो है चार्ज है, तो इस प्लेट की वजह से भी यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस प्लेट की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो जो ये रीजन है, मान लेते हैं इस रीजन में कोई पॉइंट है, इस रीजन में कोई पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ द फील्ड्स, यानी कि इस और इस प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है इस पॉइंट पर, उन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, एज पर दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना, तो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो रीजन 1 में अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इस प्लेट का जो कंडीशन है वी कैन एज्यूम कि इसका जो डी है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है इज वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी ये मैंने इसको गलत लिख दिया, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो प्लेट सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है एज कंपेयर टू द एरिया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर इसका सेपरेशन कम है तो डी स्क्वायर की वैल्यू भी काफी कम रहेगी एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज उसको इंप्लाई करती है, इट मीन्स अगर डी स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है ए से तो डी भी छोटा ही होगा, बिकॉज इसको कंपेयर एरिया को एरिया से ही कर सकते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर किया गया है यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये लेंथ होती तो डी को कंपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ से, एरिया होगा तो डी स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पैरेलल प्लेट की वजह से आती है, व्हाट इज रिकॉल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स विच इज चार्ज्ड, इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है जो चार्ज होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, पहले चैप्टर में पढ़ा है, वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन कि यदि हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइट साइज की है और उसके ऊपर कोई सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो प्लेन शीट है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर सम डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा। इट इज फ्री फ्रॉम द डिस्टेंस, उस प्लेट से कितनी भी दूरी पे कैलकुलेट कर लो आप, उस प्लेट से डिस्टेंस मायने नहीं करता, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये वैल्यू आएगी किसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से, क्योंकि इसका प्लस सिग्मा है चार्ज। एंड सेकंड प्लेट की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
आप देख लीजिए वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू सिग्मा की क्या है इस प्लेट पर, माइनस सिग्मा। तो यहां आएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दोनों को जब ऐड करोगे आप तो ये दोनों सेम वैल्यूज कट जाएंगी, कैंसिल आउट होकर 0 मिलेगा। सिमिलरली फॉर द केस सेकेंड दिस रीजन, आप क्या करोगे, इस रीजन में दूसरा कोई पॉइंट क्यू ले सकते हो आप, तो इस क्यू पॉइंट पर ध्यान से देखेंगे तो इस प्लेट की वजह से यहां पर कितना चार्ज होगा, इस प्लेट की वजह से यहां पे जो चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर कितना वैल्यू होगा, इस क्यू पॉइंट पर सपोज आप क्यू मत लीजिए बिकॉज क्यू हमने ले चुके हैं, इस पे पॉइंट एम मान लेते हैं, ठीक है। इस एम पॉइंट पे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस प्लेट की वजह से यहां पे होगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस प्लेट की वजह से होगा, और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस वाले प्लेट की वजह से होगा यहां पर, तो दोनों का रिजल्टेंट वापस से 0 हो जाएगा, तो यही मैंने यहां पे लिखा है 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर नाउ थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड केस में यानी कि सेंटर में, यहां पे सेंटर नहीं सॉरी इसके बीच में जो भी रीजन है, इस रीजन में कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो आप, इस पॉइंट एन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए, पी पॉइंट के लिए, ये एम पॉइंट के लिए, और ये आपका एन पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो ये पी पॉइंट पर, ये एम पर, एन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, ध्यान से देखिए इस एन पॉइंट को, इस एन पॉइंट पर जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसकी वजह से जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो भी टुवार्ड दिस प्लेट होगा, नीचे की तरफ ही होगा। क्यों होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आएगी। तो ये प्लस सिग्मा का डायरेक्शन अगर ये है तो माइनस सिग्मा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर, तो ये डायरेक्शन आ रही है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है, अंदर की ओर जाती है, तो भी दोनों कंडीशंस में डायरेक्शन सेम आएगी। तो अगर अपन बिना साइन के इनको अपन जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो एरो में आ जाएगा, बिना साइन के अगर इनको जोड़ते हैं तो दोनों का एक डायरेक्शन आ रहा है, तो यू विल नॉट सबस्ट्रैक्ट इट, यू विल एड इट, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्शन सेम। यहां पे क्या था, यहां देखिए इस प्लेट की वजह से यहां पे एक डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की ओर, बिकॉज अवे फ्रॉम द प्लेट, पॉजिटिव की वजह से अवे होता है, ठीक है ना, और इस प्लेट की वजह से कितनी आएगी, ये नेगेटिव है इसलिए टुवार्ड दी प्लेट, तो यहां पे आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये आ रहा था माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो दोनों की वैल्यूज क्या थी, जो वैल्यूज आ रही थी, सॉरी विदाउट साइन लेंगे क्योंकि अभी अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जो है अपोजिट है इसलिए वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही थी। इस केस में डायरेक्शन क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड्स एड अप हो जाएंगे, तो यहां पर डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड एड अप होकर अपन को क्या देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन गिव यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू अपॉन ए, बिकॉज टोटल चार्ज अपॉन टोटल प्लेट एरिया इनटू एप्सिलॉन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, सिग्मा की वैल्यू पुट की है मैंने, क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन पहले से था। अब वोल्टेज आप जानते हो, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं वोल्टेज बोल रहा हूं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहां पे वन प्लेट टू अनदर, ठीक है ना। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। तो वर्क डन जो होगा वो कैसे निकालते हैं, वर्क डन क्या होता है आप जानते हो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होता है हमेशा, Q इंटू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है इंटू डी। अब हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, यूनिट पॉजिटिव 1, तो ई इंटू डी हो जाएगा ये आपका। तो यहां पे वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, सॉरी वर्क डन आपका आ जाएगा, ये आएगा W, ठीक है, W इज इक्वल टू ई डी। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्क डन मेरा E इंटू डी आ रहा था, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन के बराबर ही होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो V इक्वल्स टू W इज इक्वल टू ईडी हो जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यू हियर, ये ईडी है ना, V इक्वल्स टू ईडी, तो यहां पर E की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो आप देख लीजिए, यहां पे निकाल लीजिए। थर्ड रीजन के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन है, Q अपॉन एप्सिलॉन है, और आगे D आ जाएगा, ठीक है ना। एंड कैपेसिटी कितनी होती है, इस प्लेट की कैपेसिटी कितनी है, Q अपॉन V, तो Q अपॉन V, और V की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वो आपकी यहां आ गई,
QD अपॉन एप्सिलॉन ए। तो पुटिंग द वैल्यू हियर यू विल गेट, आपको ये नीचे वाला जो पैरामीटर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, आप जानते हो इस चीज को, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू मिल गई आपको। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ये आप जानते हो, एंड एरिया अगर अपन प्लेट का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर की प्लेट है हमारे पास, और प्लेट के बीच गैप मान लेते हैं 1 mm का है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आप पुट करोगे इसके अंदर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट कैपेसिटेंस एज दिस मच, यानी कि 10⁹ मतलब नैनोफेरेड, 8.85 नैनोफेरेड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 1 फेरेड यूनिट बहुत बड़ी क्यों है। 1 फेरेड यूनिट जो वैल्यू है उसके लिए 1 फेरेड यूनिट कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए अपन को प्लेट का एरिया कितना रखना पड़ेगा वो देख लीजिए। अगर आप डी को 1 सेंटीमीटर लेते हैं और आपको 1 फेरेड कैपेसिटी बनानी है प्लेट की, तो एज पर दिस फॉर्मूला व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज यू विल गेट प्लेट एरिया एज 10⁹ मीटर स्क्वायर। इतनी बड़ी प्लेट्स आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि ये प्लेट का साइज आपको अंदाजा है कितना है, 10⁹, मतलब लगभग 30 किलोमीटर लेंथ में और 30 किलोमीटर ब्रेड्थ में, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए जो फेरेड कैपेसिटी जो फेरेड में आएगी 1 फेरेड इज ए वेरी लार्ज वैल्यू। सो वी जनरली वर्क इन माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड। आपको समझ में आ गया होगा क्यों यूज करते हैं ये बात। So now we will take up the effect of dielectric slab taken between a parallel plate capacitor, ठीक है ना। अभी अपन क्या समझेंगे, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पहले एयर एक इंसुलेटिंग मीडियम था, इस बार हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इंसुलेटिंग स्लैब, कोई भी इंसुलेटर मटेरियल से बनी हुई स्लैब को हमने क्या कर दिया, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद इसके चार्जेस में क्या चेंजेस आएंगे वो बता देता हूं आपको। ये पैरेलल प्लेट्स जो थी पहले वाली, ये प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज थी, प्लेट 2 क्या थी, प्लेट 2 आपकी नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, बिफोर इंसर्टिंग दी स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जो सारे चार्जेस बाउंड होंगे, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते, क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलराइज हो सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज होंगे और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो सारा नेगेटिव जो एंड होगा या मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव वाला जो डायरेक्शन होगा वो मिलेगा, ठीक है। जैसे किसी मॉलिक्यूल को अपन अगर इसके अंदर की को शो करते हैं इस तरह से, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है इधर अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इसका इधर स्ट्रेच हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग इस तरह से हो जाएगी, तो सारे नेगेटिव इस एंड पर और सारे पॉजिटिव इस एंड पर। नाउ आप ध्यान से देखो तो यहां पर इस स्लैब के अंदर 2 फील्ड दिखाई देंगी, एक इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक आएगी, ठीक है। आउटसाइड प्लेट्स के पॉजिटिव से आउटसाइड प्लेट्स के नेगेटिव तक आएगा एक फील्ड, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगी, जो पहले वाली फील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो वाली। और दूसरी फील्ड इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक, यानी अंदर वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पॉजिटिव से अंदर वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नेगेटिव तक जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना चार्ज डेवलप होगा पोलराइजेशन के बाद, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो मान लेते हैं इतना चार्ज नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव अपर प्लेट पर है उतना ही नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज टोटल पोलराइजेशन नहीं होता, वो कंडक्टर्स में होता है, ठीक है। यहां पर इट इज समहाउ लेस पोलराइज्ड, ठीक है ना। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इसलिए कम पोलराइजेशन होगा। तो ये जो चार्ज होगा इसकी वैल्यू कम होगी विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज, तो कम होगा। तो मान लेते हैं इसकी वजह से कोई चार्ज डेंसिटी कम आ रही है, इसकी वैल्यू सिग्मा पी है, सिग्मा पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा, और वो भी दोनों आपको याद होगा पिछले केस में हमने किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों की वजह से एड अप होकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ रहा था। तो इसी तरह से यहां पर भी पहले से कर चुके हैं कैलकुलेट।
अब ये दोनों फील्ड्स का जो रिजल्टेंट आएगा इस मटेरियल के अंदर वो कितना आएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्लैब या इनसाइड दिस कैपेसिटर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे एलसीएम में, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी। नाउ आप जानते हो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई नेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो ई नेट तो आपको मालूम है ये आया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट कितना आया, इतनी वैल्यू है इंटू डी। नाउ आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वैल्यू है सिग्मा माइनस सिग्मा पी की, ठीक है, इसमें जो सिग्मा है वो पहले से नॉन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, पहले से मालूम है हमको, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो सिग्मा पी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा उतना ही सिग्मा पी आएगा, उतना ही पोलराइज्ड होगा चार्ज, ठीक है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बन रही थी, कौन सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाली जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, इन प्लेट के बीच की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही पोलराइज होगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी आएगी, कौन सी, सिग्मा पी। तो सिग्मा पी की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो पहले वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन पूरे टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि ये अगर कांस्टेंट है तो केवल अपन इसको ले रहे हैं, तो आप ये पूरी जो टर्म होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एप्सिलॉन के। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को कि इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फाइनल जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी पिछली वाली उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब ये आप जानते हो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल था, इनिशियल चार्ज डेंसिटी के, पहले चार्ज डेंसिटी जो भी थी वो अभी भी वही है, ठीक है। तो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जस्ट लाइक प्रीवियस केस कि ये पूरा टर्म इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्रोपोर्शनल टू सेकंड, सेकंड प्रोपोर्शनल टू थर्ड, इट मींस 1 प्रोपोर्शनल टू थर्ड। तो ये वाली वैल्यू जो होगी फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू थर्ड हो जाएगी। नाउ इस पूरे फैक्टर को अपन अगर इसको इक्वल करना चाहें इससे तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो कांस्टेंट हमारा ये 1/k इंट्रोड्यूस कर दिया, 1/k, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ले लिया, तो ये वैल्यू इसकी बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन k। अब इस जगह जो चीज है, इस जगह हम ये रखेंगे इन द प्रीवियस फॉर्मूला। तो प्रीवियस फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये आपकी इस जगह पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन k, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन k। अब मैं बात करने तो आगे ये वैल्यू जब आप पुट करोगे किसके अंदर, ये वाली वैल्यू जो आप यहां पुट करोगे इस फॉर्मूले में, सॉरी इसमें, तो पहले आप समझ लीजिए वोल्टेज पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आप जानते हो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये आप जानते हो। क्योंकि हमने क्या रख दिया, आप इस चीज को समझ सकते हो, यहां पर जो V था आपका वो ई नेट इंटू डी था, और ई नेट की वैल्यू ये थी। तो इस पूरी वैल्यू की जगह आपने क्या रखा था, यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या रखा आपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको, यहाँ पे ये रख दिया था आपने सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी बनी है ये वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, ठीक है, V इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब इसमें आप देख लीजिए सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए हो जाएगा, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब ये आपको समझ में आ गया आई थिंक, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो ये आया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल आप निकाल चुके हो, पुट कर देंगे अपन। तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई होके तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। नाउ फाइनली यू ऑलरेडी पहले से आपको मालूम है कांस्टेंट जो पिछली जो वैल्यू आ रही थी आपकी, यानी कि इन द केस यहां पे जब एयर था, ठीक है, यानी कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस आ रहा था या विद एयर, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, उसको C0 बोल रहे हैं। तो जो नया वाला कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ रहा है आपका, वो एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, यानी कि इस वाली वैल्यू को आप इससे कंपेयर कर लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को किससे कंपेयर करेंगे, एप्सिलॉन के अपॉन डी। तो केवल के का डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का जब अपन रेशियो लेंगे, डिवीजन करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, C अपॉन C0, केवल K का डिफरेंस है, K मिल जाएगा आपको,
ठीक है। तो के को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एप्सिलॉन नॉट के है इसको भी अपन एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं। इट मींस द एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां एप्सिलॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। परमिटिविटी मींस कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर गुजरने के लिए परमिशन दे रहा है, कौन, दिस मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल जो एप्सिलॉन परमिटिविटी का मटेरियल है वो कितनी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है टू पास थ्रू, ये इसकी परमिटिविटी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, शो होता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू समझ में आ गई। तो इनका के इज अगेन द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इज अगेन द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और के हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये आप जानते हो। क्यों होगा 1 से बड़ा, यहां देख लीजिए, क्योंकि परमिटिविटी जो भी आती है किसकी, मीडियम की, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर, ये जो के की वैल्यू है यहां पे हमेशा जो, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, तो ऊपर वाला फैक्टर बड़ा और नीचे का छोटा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इट मींस इसका जो रिजल्ट आया फाइनली वो ये आया कि हम ये बोल सकते हैं, जो कंक्लूजन है हमारा वो ये है, कंक्लूजन इज दैट द कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, वो यदि अपन इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच, तो इनकी कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी पिछले वाले कैपेसिटर के मुकाबले के टाइम्स बढ़ जाती है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन वी हैव अराइव्ड ड्यू टू दिस डेरिवेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच, थैंक यू।